इंटरमीडिएट से फारिग हुआ तो फिर ये प्लान था कि यार क्योंकि हम कराची में होते हैं तो हमारा गोल ये होता है कि मैट्रिक के बाद हम आदमजी में जाएंगे या हाँ। डीजे कॉलेज में जाएंगे और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एनएडी होती है। तो ये सारी मेरे ज़हन में भी था मगर जो मैंने वो लेनी थी फील्ड वो कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग लेनी थी। मैंने सारी डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे थे उस ज़माने में सबके बारे में पढ़ा कि यार हर इंजीनियरिंग के अंदर कराते क्या हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या होगी डेली लाइफ में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो उसका क्या फ़ायदा होगा, इलेक्ट्रिकल का क्या। तो मुझे कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग ज़्यादा अपीलिंग लगी क्योंकि वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन था। यानी आप सॉफ्टवेयर की मदद से हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते थे और साइबर फिजिकल सिस्टम्स और इस तरह की चीज़ों को आप देख सकते थे। इस तनाज़ुर में फिर मैंने एनएडी में अप्लाई किया और एनएडी में बेसिकली उस ज़माने में सिर्फ आपकी जो इंटरमीडिएट की जो परसेंटेज है वो काउंट होती थी। मेरी इतनी ज़्यादा परसेंटेज नहीं थी, 71% के करीब था मेरा। तो फिर मैंने कहा कि यार यहाँ पे तो मेरा दाखिला सिविल इंजीनियरिंग में हुआ था एनएडी में। तो फिर मैंने उसके साथ-साथ मैंने कहा कि बैकअप भी होना चाहिए। इसके अलावा देखूँ तो मुझे मेहरान यूनिवर्सिटी का पता चला। तो वहाँ पे क्या था कि 10% आपके मैट्रिक के मार्क्स थे, 40% इंटरमीडिएट के और 50% एंट्री टेस्ट के मार्क्स थे। तो मैंने कहा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। टेस्ट कंडक्ट किया था आईबीए ने, आईबीए कराची ने। तो टेस्ट में मेरी पोजीशन आ गई, सबसे ज़्यादा मार्क्स आ गए तो मेरी जो परसेंटेज है यानी ओवरऑल जो एंट्री टेस्ट में मार्क्स थे वो टॉप 1 नंबर पे आ गए। तो उस ज़माने में मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर जो नंबर 1 फील्ड जा रही थी हाई परसेंटेज वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे जा रही थी, नंबर 2 कंप्यूटर सिस्टम पे जा रही थी। तो मेरा रुझान कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ नहीं था, तो मैं कंप्यूटर सिस्टम मैंने ले ली। इस तरीके से जो है कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर साइंस की तरफ मेरा रुझान हुआ। फिर मैं वहाँ पे हॉस्टल में रहा मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर। तो हॉस्टल में कोशिश ये की कि अपना एक स्केड्यूल के हिसाब से चलूँ, यानी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले सो जाना हॉस्टल के अंदर। हालाँकि हॉस्टल के अंदर तो आपके 4 बजे तो बंदा बाहर हाईवे पे जाके पराठे का और चाय खाता है और पूरा दिन सोता है। तो मैंने इसके अपोज़िट किया और अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल तक रेगुलरली उसको फ़ॉलो किया। उससे मुझे काफ़ी इंटरेस्ट भी पैदा हुआ, लाइब्रेरी में चले जाना और वक़्त की पाबंदी करना। उससे काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर शऊर पैदा हुआ और फिर आखिरी ईयर में चूँकि जब आप इंजीनियर बन के बाहर निकल रहे होते हो तो आप सोचते हो कि यार मैं जॉब कहाँ करूँगा। और घर वालों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि मुझे जो जॉब मिलेगी वो 25-30 हज़ार 40 हज़ार से कम की नहीं मिलेगी उस ज़माने में, क्योंकि ये ज़हन होता है आपका घर वालों का। तो फिर इस तरीके से मैंने सोचा कि यार स्कॉलरशिप ढूँढते हैं। तो स्कॉलरशिप फ़ौरन तो ना मिली, तो मशवरे से फिर मैंने जॉब शुरू कर दी असिस्टेंट नेटवर्क इंजीनियर के तौर पे। तो हमारे एक सर थे जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि जब भी आप कहीं जॉब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो फ्रेश ग्रेजुएट्स को वो नहीं रख रहे होते। वो प्रेफर करते हैं कि आपके पास थोड़ा सा जॉब एक्सपीरियंस हो, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो। मगर मैं उनका एहसानमंद हूँगा जो कुछ भी मैं हूँ, अगर वो मुझे अपॉर्चुनिटी उस वक्त प्रोवाइड ना करते तो मैं यहाँ तक ना पहुँच सकता। उनका नाम था इकबाल मसूद खान साहब और वो अभी कनाडा में होते हैं। तो उन्होंने मुझे यानी एक फ्रेश ग्रेजुएट को ये अपॉर्चुनिटी दी कि आओ और तुम काम करो। और उन्होंने मुझे इस तरफ डायरेक्शन में नेटवर्किंग की साइड पे उस तरफ वो किया। तो इस तरह के लोग होते हैं जो कि आपके कैरियर के अंदर आपको मोटिवेट करते हैं, आपको सपोर्ट देते हैं और फिर आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो बहुत उनका दिल से दुआएँ निकलती हैं उनके लिए। तो सर आपने नेटवर्किंग में मतलब जब बीएस का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है आपने वहाँ से शिफ्ट किया या मास्टर्स में आके? जो मेरा बीएस का इंजीनियरिंग का बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग का जो मेरा फाइनल प्रोजेक्ट था वो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पे था। और इसमें भी मुझे ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे गूगल मैप्स आप यूज़ करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकाल लेते हैं या और आप एक्टिविटीज़ देख रहे होते हैं, उस पे मेरा था पर्सनली। और उसके लिए मैंने एसएसजीसी स्विस सदर्न गैस कंपनी में एक होते थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मैप्स प्रोवाइड किए और फिर मैंने उस पे जो है ना बाकायदा डेटाबेस के साथ उसको लिंक किया। और तो इस तरफ थोड़ा-सा रुझान था। यानी नेटवर्किंग का जो कोर्स हमारे अंडर ग्रेजुएट में हमें पढ़ाया गया था, वो बहुत ही अच्छे टीचर ने पढ़ाया था और उसको पढ़ के जो है ना दिल से यानी बहुत ज़्यादा शौक पैदा हो गया, यार नेटवर्किंग सीखनी चाहिए। और उस वक़्त तक सीसीएनए का यानी थोड़ी-सी बेसिक नेटवर्किंग की क्लियर हो गई। फिर मेरे एक दोस्त होते थे
डॉक्टर साइम गफूर, तो उन्होंने कहा कि यार हमें किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाहिए। और फिर उन्होंने मुझे जो है कहा कि हम सर्टिफिकेशंस करते हैं CCNA, CCNP और इस तरह से MCSA वगैरह की। तो मैंने सर्टिफिकेशन बाकायदा तो नहीं की, मगर जो सर्टिफिकेशन की जो प्रिपरेशन होती है वो सारी कर ली, और साथ में मैं जो जॉब कर रहा था उससे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल रहा था। उस तरीके से उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, और फिर इस तरीके से हम दोनों ने नेटवर्किंग की तरफ मूव किया। अच्छा, अच्छा। और फिर मास्टर्स में आपने आगे फिर जॉब की या डायरेक्ट मास्टर्स में आगे फिर? इस दौरान जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इंजीनियरिंग के आखिरी साल में मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं आला तालीम हासिल करूँ बाहर से। तो मैं बाहर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करता, मैनचेस्टर के अंदर, US के अंदर, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो वहाँ पे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर अहमद हेल्मी, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा या साउदर्न कैलिफोर्निया, इन दोनों में उन्होंने स्विच किया है। तो मैंने उनसे रब्ता किया, उनका एक आर्टिकल था कि हाउ टू स्टार्ट रिसर्च इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो मैंने पढ़ा तो मेरे अंदर शौक पैदा हुआ रिसर्च का, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ने शुरू कर दिए। हालांकि अंडर ग्रेजुएट पे आपको रिसर्च का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। हाँ। इस तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के अंदर एक प्रोफेसर थी, प्रोफेसर निंग जैंग, उन्होंने थोड़ा सा अप्रिशिएट किया, मैंने प्रपोजल लिख के भेजा। तो इस तरीके से जहन में ये दाइया पैदा हुआ कि मैंने हायर स्टडीज़ करनी है। मगर जो बॉटल नेक था वो ये था कि UK के अंदर 20,000 पाउंड पर ईयर, और इसी तरह से US के अंदर 30-40,000 $, और काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो वो ऑब्स्टेकल रहा, तो मैंने मशवरे करके जॉब को कंटिन्यू किया, और साथ साथ डेली बेसिस पे जो अपने स्किल्स डेवलप करना होते हैं, मिसाल के तौर पे आइल्स हो गया, या इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करना हो गया, रीडिंग राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना हो गया, मोटिवेशन लेटर और इस तरह की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, अटेस्टेशन फॉरेन ऑफिस से, और ये सारी चीज़ें करके रखनी है अपनी डॉक्यूमेंटेशन। और फिर जो भी स्कॉलरशिप्स आती थी उन पे मैं अप्लाई करता था, चाहे वो इंडिजीनियस हो स्कॉलरशिप या फॉरेन स्कॉलरशिप्स हो। तो फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हायर एजुकेशन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मास्टर्स लीडिंग टू PhD की स्कॉलरशिप मिली। और उस सिलसिले में पहले 5 से 6 महीने का कोर्स था फ्रेंच लैंग्वेज का, जो हमने यानी डेली बेसिस पे किया। हमें बहुत ज़्यादा फ्रेंच लैंग्वेज पे उबूर हासिल करवाया गया, और हमने टेस्ट क्लियर किया, 2 लेवल्स का था। उसके बाद हमारी फ्रेंच यूनिवर्सिटी थी, उसके अंदर दाखिला हुआ। उससे पहले 3 महीने का एक एक्सटेंसिव कोर्स फ्रांस में जाके भी कराया गया अच्छा। फ्रेंच लैंग्वेज का। और फिर जो हमारा मास्टर्स था वो नेटवर्क्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में था, लेबोरेटरी ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, सुपेलैक, ये एक इंजीनियरिंग स्कूल है फ्रांस का, मशहूर स्कूल है फ्रांस के अंदर। तो वहाँ पे नेटवर्क्स एंड टेलीकॉम के अंदर मास्टर्स किया। तो इस तरीके से फिर आगे जर्नी स्टार्ट हुआ, और फिर PhD जो है यूनिवर्सिटी पियर एंड मैरी क्यूरी, पियर एंड मैरी क्यूरी ये नोबेल प्राइज विनर्स हैं, मैरी क्यूरी का आपने नाम सुना होगा। जी, जी। तो उनके नाम पे ये यूनिवर्सिटी है। इसको सोरबोन यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, पारिसीस भी कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर। और ये फ्रांस की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है रैंकिंग के अंदर, अंडर 50 रैंकिंग के अंदर, इंटरनेशनल रैंकिंग के अंदर आती है। तो वहाँ पे फिर PhD शुरू की, और कॉग्निटिव रेडियो नेटवर्क्स PhD के अंदर मेरा टॉपिक था, और इस तरह से फिर कंटिन्यू हुआ। ज़बरदस्त। तो ड्यूरिंग योर PhD से पहले जो आपने मास्टर्स में प्लान आउट किया, तो उसमें आपके सुपरवाइज़र ने ज़्यादा आपको मोटिवेट किया, या आप अपने इंटरेस्ट में आ चुके थे और फिर आगे वेलकमिंग PhD के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई? जो मास्टर्स था, मास्टर्स के अंदर वहाँ पे मास्टर्स 2 किस्म का होता है, एक प्रोफेशनल होता है और एक रिसर्च बेस्ड होता है। जी, अगर आप जी। मास्टर्स प्रोफेशनल करते हैं तो आप PhD की तरफ नहीं जा सकते, आपने सिर्फ इंडस्ट्री में जाना है। और मास्टर्स बाय रिसर्च होता है, तो उसके अंदर आपका 6 महीने का थीसिस होता है, रिसर्च बेस्ड थीसिस। तो वो रिसर्च बेस्ड थीसिस एक कंप्यूटर साइंस लेबोरेटरी है इन रिया, फ्रांस के अंदर, बहुत मशहूर रिसर्च सेंटर है। इसकी कई ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे जो है उनके जो है रिसर्च सेंटर्स हैं। तो वहाँ पे इंटर्नशिप करने का मौका मिला 6 महीने। तो वहीं से फिर जो है ना इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और जो टॉपिक था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था मास्टर्स रिसर्च का। वो ये था कि हम सेंसर्स को, जैसे आपके हाई एल्टीट्यूड पे जो जहाज ऑपरेट करते हैं जैसे C-130 और दूसरे, उसके ज़रिए से बहुत ही स्मॉल स्मॉल सेंसर्स एक ज्योग्राफिकल फील्ड के अंदर बिहाइंड द एनिमी लाइंस हम डिप्लॉय कर देंगे। और ये जो सेंसर्स होंगे ये डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेंगे, और सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होंगे, वॉइस, वीडियो, कोऑर्डिनेट्स वगैरह वगैरह, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह। और फिर ये चूंकि बिहाइंड द एनिमी लाइंस डिप्लॉय होंगे, और ये बहुत छोटे छोटे होंगे और कॉस्ट एफिशिएंट होंगे।
तो इनके अंदर रेडियो जो कंपोनेंट है वो इतना पावरफुल नहीं होगा कि ये वो सारे डेटा को कलेक्ट करके बेस स्टेशन पे जो है कोई स्ट्रेटेजी बनाई जा सके। तो फिर होगा क्या कि बेस स्टेशन जो कि फार अवे होगा, बिहाइंड दुश्मन के मोर्चों से दूर होगा, वो फिर जाके वहाँ पे लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करेगा, जैसे आप आसान अल्फाज में ड्रोन कहते हैं, यूएवीज, और वो कम से कम वहाँ पे टाइम गुजारेगा और जितना ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर सकता है वो ले आएगा। अगर लो एल्टीट्यूड पे आप का ड्रोन फ्लाई करता है तो इवन AK-47 से वो डाउन हो सकता है ना, उसको गिराया जा सकता है। तो क्वेश्चन ये था कि किस तरीके से ये सेंसर्स आपस में सेल्फ ऑर्गेनाइज हों और ये डाटा शेयर करें ताकि जो ड्रोन है वो कम से कम वक्त में कम से कम टाइम दुश्मन के जो सरजमी है उस पर गुजारे और पूरा रिप्रेजेंटेटिव फील्ड का जो एरिया है 1x1 या 2x2 जितने किलोमीटर का एरिया है उससे वो डाटा कलेक्ट करके ले आए ताकि फिर जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है वो लिए जा सकें। तो इसके लिए एक मैथमेटिकल एक होता है, थ्योरी है रैंडम वॉक की, तो उसको यूज करते हुए इस पे किया। तो ये बाकायदा बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। तो इससे फिर फर्दर इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर कॉग्निटिव रेडियो नेटवर्क्स पे जो है PhD शुरू की। तो इस तरीके से आगे जर्नी शुरू हुआ और सुपरवाइजर ने डेफिनेटली गाइड किया। जो मुझे प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से जो स्कॉलरशिप मिल रही थी वो 950 यूरो मिल रही थी अच्छा पर मंथ। अच्छा, और वहाँ पे जो है 1400 के करीब आपके पास स्कॉलरशिप होनी चाहिए एज पर लॉ। तो मैं सर्च कर रहा था कि कहीं से मुझे ये एक्स्ट्रा फंडिंग मिल जाए ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुपरवाइजर ने अरेंज कर दी, तो फिर मैंने उन्हीं के साथ जिनके साथ मास्टर्स किया था उन्हीं के साथ PhD भी कंटिन्यू की। अच्छा अच्छा, तो सो योर इनिशियल स्कॉलरशिप वाज HEC बेस्ड? जी, इनिशियल नहीं, पूरी जो स्कॉलरशिप है अच्छा। पूरी मास्टर्स PhD वो HEC नहीं दी, मगर साथ में फ्रांस का कानून ये है कि क्योंकि मिनिमम वेज है ना कि आपने हर PhD स्कॉलर ने 1400 यूरोज लेने हैं। ठीक है। अब HEC दे रही है 900 या 950, तो बाकी जो है वो फिर जिम्मेदारी है सुपरवाइजर की कि वो उसको अरेंज करें। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। सो उसमें तो बॉन्डिंग भी होती है ना सर कि आपने वापस आके सर्व करना है HEC की जो स्कॉलरशिप्स होते हैं। सो जी आफ्टर जी कंप्लीशन जी यू डिड जॉइन बहरान यूनिवर्सिटी और समथिंग एल्स? जी, बिल्कुल बॉन्ड था 5 साल का, और बेसिकली वो वक्त मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। जब मैंने PhD ख़त्म कर ली तो मुझे वहाँ पे जॉब भी ऑफर हुई और मेरा प्लान ये था कि मैं परमानेंटली स्टे कर जाऊँ, पासपोर्ट ले लूँ, फ्रेंच नेशनलिटी ले लूँ, क्योंकि वहाँ पे करियर प्रॉस्पेक्ट्स और अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा नज़र आई। मगर फिर HEC ने कहा कि आपका बॉन्ड है, आपको वापस आना होगा 5 साल का, 5 साल में सर्व करना होगा। तो फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गया मशवरा करके उलमा इकराम से। और मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट डिसीजन था ये, क्योंकि आपको बिल्कुल आगे अंधेरा नज़र आ रहा होता है जब आप इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं। तो फिर मैंने आके काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वाह कैंट POF पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जहाँ पे हैं, वाह कैंट इस्लामाबाद से थोड़ा सा आगे GT रोड पे है, तो वहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉमसेट्स में एज असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर 5 साल सर्व किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कुछ ऐसे हालात बनते चले गए कि मैं मूव करना चाह रहा था कराची, मगर फिर कराची में इतनी तरतीब नहीं बन सकी। फिर मैं जो है बाहर आ गया और मैंने आयरलैंड में पोस्ट डॉक शुरू की। फिर पोस्ट डॉक के बाद फिर मैंने ये मंस्टर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एज असिस्टेंट लेक्चरर के तौर पे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस को ज्वाइन किया। सो ड्यूरिंग योर जर्नी इन पाकिस्तान जो 5 साल आपके थे, व्हाट वाज द चैलेंजेस दैट यू फील इफ यू वांट टू शेयर के जितना मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है कि आपने पाकिस्तान छोड़ा उसकी वजूहत ये भी हो सकती हैं कि वहाँ पे एनवायरनमेंट जो है आपका वो सूटेबल नहीं था, लाइक हमारे यहाँ चूँकि कुछ नेगेटिविटी भी होती है रिसर्च के मामलात में, कुछ ऐसा था? देखिए, वो तो आपको हर जगह मिलेगा। आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, जब आप आउट परफॉर्म करेंगे और आप थोड़ा सा अलग होने की कोशिश करेंगे ना, थोड़ी सी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश करेंगे, आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, तो फिर उसकी उसकी रिक्वायरमेंट है ये कि मुश्किलात आती हैं, हासिदीन भी होते हैं, आपकी राह में मसाइल भी खड़े होते हैं। और बात यह है कि आपने उनको सर पे सवार नहीं करना, आपने उनको एज अ एनर्जी के तौर पे लेना है। ठीक है। कोई भी रुकावट आ रही है, अच्छा ठीक है,
टेक इट पॉजिटिव, अगर ये रुकावट है कोई मसला नहीं, इसका हल देखते हैं और अपने काम में फोकस करते हैं। अगर आप घोड़े को देखें तो घोड़े के साइडों पे एक चीज बांधी गई होती है, इधर उधर नहीं देखता, वो सिर्फ आगे देखता है। हाँ जी। तो हमें बस यही यही सीखा है कि यार कोई भी मुश्किल आता है उससे नवाज आजमा होना है और फोकस अपने काम पे रखना है, और नेगेटिव चीज आ भी रही है तो उसको पॉजिटिव लेते हुए उससे उलझना नहीं है। इसकी मिसाल इस तरीके से है कि आप एक जंगल में जा रहे हैं और तेज हवा चलती है और कोई एक शाख आपके ऊपर आके टकराती है, आपको जख्मी भी कर देती है, या कोई जो है शाख आपके ऊपर आपके गिर जाती है, तो आप वहां पे रुक के उस शाख को बुरा भला नहीं कहते या उसको हाँ, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि उसको हटाते हैं और आगे चल जाते हैं। तो अगर ये आप अप्रोच इख्तियार करते हैं और खामोशी इख्तियार करते हैं, जो बंदा आपके साथ बुरी बातें कर रहा है, आप पे आपके खिलाफ मसाइल क्रिएट कर रहा है, तो आप खामोशी इख्तियार करें। बहुत मुश्किल है, मगर फिर अल्लाह का निज़ाम आपके साथ हो जाता है, अल्लाह की मदद आपके साथ हो जाती है, और जो बंदा सब्र करता है अल्लाह पाक उसके लिए ऐसी मदद फरमाते सही बात। हैं कि और लोग आपके आपके खिलाफ प्लान कर रहे होते हैं, अल्लाह पाक उनके दिलों में मोहब्बत डाल देते हैं। एक कहावत है, जुबान शीरी मुल्क गिरी, यानी अगर आपकी जुबान मीठी है, आप आराम से अपने तामुल में इंटरेक्ट कर रहे हैं, मामलात अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो आप पूरे पूरे मुल्कों को फतह कर सकते हैं। जबरदस्त। और नाउ फाइनली यू हैव डिसाइडेड टू लीव पाकिस्तान और इट्स टेम्परेरी यू विल गो बैक? जी, अभी डेफिनेटली पाकिस्तान मुल्क है और मेरी जो है वहीं पैदाइश हुई है और वहीं पे सब कुछ मरना जीना है। अभी मेरी कोशिश ये है कि यार मैं थोड़ा सा और स्टेबल हो जाऊँ दुनिया में, अपना नाम कमाऊँ, चीज़ें सीखूँ, और मेरे पास जो है वो बाहर का एक पासपोर्ट आ जाए पाकिस्तान के अलावा भी, ताकि मेरी मोबिलिटी में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको इश्यूज होते हैं अगर आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं और चीज़ों को करते हैं, तो जस्ट कोशिश ये कि यार किसी तरह से कोई अच्छा सा पासपोर्ट मिल जाए, ठीक है, और उसके साथ फिर मैं पाकिस्तान में जाके परमानेंटली इंशाल्लाह पूरा प्लान है कि वहाँ पे सर्व करूँ, और उससे मुझे एक मोबिलिटी में भी कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। और वो जो बेसिकली 5 साल वाला बॉन्ड होता है वो टीटीएस बेस्ड होता है या वो आपका बेसिक पे स्केल पे था? जी, कॉमसेट पे? वो टीटीएस पे था, टेन्योर टैक्स सिस्टम पे पास। तो वो बेसिकली उसमें आपको ऑप्शन होती है, आप टीटीएस ज्वाइन करें या बीपीएस ज्वाइन करें। ठीक मैंने है। टीटीएस ज्वाइन किया था, टेन्योर टैक्स सिस्टम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, अट्रैक्टिव इन अ सेंस के पैकेज। उसमें आपको रिसर्च प्रोडक्टिविटी भी देनी होती है, यानी रिसर्च एक्टिव होते हैं आप, और साथ साथ उसका पैकेज भी जो बहुत अच्छा था, यानी बीपीएस स्केल से ट्वाइस और थ्राइस टाइम्स हायर था। और आपने जब देखें पीएचडी की है, तो पीएचडी इस बात से करते हैं कि यार मैं हाँ। अपना बाकी ज़िंदगी का पूरा कैरियर रिसर्च बेस करूँगा। तो ज़हन में ये परसेप्शन थी कि अगर बीपीएस पे चले जाएँगे तो यार फिर ठंडे पड़ जाएँगे, क्योंकि वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस तो होता नहीं है। अगर टीटीएस पे रहेंगे तो उससे क्या होगा कि ऊपर से एक जो है ना अकाउंटेबिलिटी होगी कि यार आप रिसर्च एक्टिव क्यों नहीं है। तो हाँ। उससे बहुत फ़ायदा हुआ। डेफिनेटली चैलेंजिंग भी है, क्योंकि आपके पास टीचिंग लोड बहुत ज़्यादा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज होती हैं और बहुत सारे मसाइल होते हैं। उसके अंदर रहते हुए रिसर्च करें, और आप रिसर्च इन्वायरमेंट नहीं होता, आप बाहर से आए होते हैं, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा जज्बात होते हैं कि यार मैं पता नहीं क्या से क्या कर दूंगा, और फिर डिफरेंट मसाइल होते हैं। तो फिर मगर थोड़ा सा बंदा अगर हिम्मत अ, से काम ले तो चीज़ें आसान बिल्कुल, हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही है। सो इस वक़्त सर आपकी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो नेटवर्किंग ही है? अभी मेरा असल में मैं तकरीबन 10-12 साल हो गए मुझे इस शोबे में काम करते हुए। तो पीएचडी के अंदर आप बहुत ही फोकस होकर एक टेक्निकल टॉपिक पे काम कर रहे होते हैं। पीएचडी के बाद फिर आप अपना स्कोप थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं, और फिर आप स्टूडेंट्स को पीएचडी स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करते हैं। आप काफ़ी सारा एरियाज पे काम करते हैं। तो मेन एरिया तो मेरा कंप्यूटर साइंस ही है, मगर कंप्यूटर साइंस के अंदर जो सब डोमेन्स हैं उस काम कर रहे हैं, और मैं डिफरेंट एरियाज, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स हो गया, इमेज प्रोसेसिंग के अंदर कुछ एप्लीकेशन हैं वो हो गई, ब्लॉकचेन हो गई, इस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क्स के एरियाज और फ्यूचर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के एरियाज। ओके, ओके।
और इसमें जो IEEE का एडिटोरियल मेंबर, ये कैसे आपने ज्वाइन किया? देखिए मेरे पास इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी एडिटोरियल पोज़ीशंस हैं, अच्छा। यानी एडिटर होना जर्नल का। तो मैं जब पाकिस्तान में था तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी ज़माने से ही मुझे ऑफ़र्स मिली अच्छा। एडिटोरियल बोर्ड जॉइन करने की। और जो अ, देखें जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च होती है वो जर्नल्स के अंदर पब्लिश होती है और जर्नल्स की रैंकिंग होती है जो कि क्लैरीवैट इशू करता है, इम्पैक्ट फैक्टर भी इशू करता है और रैंकिंग भी इशू करता है। तो जो टेलीकॉम के जो टॉप के बड़े जर्नल्स हैं, कंप्यूटर साइंस के जो टॉप के बड़े 10 जर्नल हैं या 20 जर्नल्स, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं एडिटोरियल बोर्ड्स में शामिल हूँ और ना सिर्फ अब से शामिल हूँ, जबकि मैं पाकिस्तान में था, पाकिस्तान से शामिल था और उसमें मुझे काफ़ी सारी अवार्ड्स भी मिले हैं, रिकॉग्निशन भी मिली है। यानी मुझे एग्जाम्पलरी एडिटर अवार्ड मिला है 2015 या 16 के अंदर, जो टेलीकॉम का रैंक नंबर 1 जर्नल है। इसी तरीके से एक टेलीकॉम का एक मैगजीन है, उसकी तरफ उसकी उनकी तरफ से भी सर्टिफिकेट और अप्रिसिएशन मिला है। तो ये वॉलंटियर सर्विसेज होती हैं जब आप साइंस के लिए अपने आप को खपा देते हैं और बहुत ही ईमानदारी और दयानतदारी के साथ जो पूरे प्रोसेसेस हैं, पीयर रिव्यू प्रोसेस और एडिटोरियल प्रोसेस, उनको फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको एक्नॉलेज भी करते हैं। तो इस तरीके से ना सिर्फ ये कि IEEE के जर्नल, बल्कि एल्सेवियर, स्प्रिंगर और अभी हाल ही में रिसेंटली जो मुझे जिसमें मुझे बहुत खुशी है, अल्लाह पाक का बहुत फजल करम है, नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स के अंदर भी मुझे एडिटोरियल बोर्ड मेंबर रखा गया। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो अल्लाह पाक का माशाअल्लाह, फजल करम है ये। रियली ग्रेट अचीवमेंट है उसमें वहाँ तक पहुँचना। और इसके साथ-साथ सर कुछ थोड़ी-सी जनरल गपशप भी हो जाए। सो आपने जी। अपनी फैमिली लाइफ कब स्टार्ट की? व्हेन यू डिड गेट मैरिड ड्यूरिंग पीएचडी, और उसके बाद, और उसमें आपने क्या फ़ील किया कि आपके जो स्पाउस होता है उसका क्या रोल होता है आपकी रिसर्च लाइफ के ऊपर? क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो मैंने देखा है अपनी सराउंडिंग में, कि वो अफ़ेक्ट हो जाती है आपकी लाइफ। जी, बस पीएचडी के डिफेंस देने के फ़ौरन ही बाद शादी हो गई अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। और शादी के मुतालिक बड़ों ने ये कहा कि भाई जो घरवाली होती है या तो आके आके आपके घर को जहन्नुम बनाती है या आपके घर को जन्नत बनाती है। हुँ। तो अल्लाह पाक का बहुत फज़ल करम रहा कि बहुत ही अच्छे घरवाले मिल गए, साथी माशाअल्लाह। मिल गईं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। यानी मैं चाय बहुत ज़्यादा पीता हूँ, तो जो बंदा चाय पीता है तो हर वक़्त उसके लिए चाय गरम तैयार करना और फिर बच्चों का ख़्याल रखना और यानी इनकरेज करना। बाद मर्तबा रिसर्च के अंदर आप पे हालात ऐसे आते हैं कि हाँ। आप कहते हैं कि यार सबको छोड़ दो। उसके अंदर फिर इनकरेज करना कि नहीं कोई मसला नहीं है, आप करें। और इसी तरीके से आपके घर की लाइफ को बहुत ही रिलैक्स रखना, बच्चों की तरबियत करना, खाना वक्त पे होना। हुँ। यानी मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देता हूँ। अभी पोस्ट डॉक के दौरान 2017 में मेरी आदत ये बनी थी कि मैं दोपहर के यानी सुबह के 11:30 बजे खाना खा लेता था दोपहर का, अच्छा। और सुबह का नाश्ता 6:30-7 बजे। अब ये घरवाली पूरा बना के देती थी और सब कुछ करती थी, तो और तो ये उनकी मेहरबानी है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है उनकी तरफ से, तो इसी बात से ये सारी प्रोडक्टिविटी है। इसके अलावा वालिदैन की बहुत दुआएं थी, बहनों ने बहुत इनकरेज किया, सपोर्ट किया। तो डेफिनेटली ये एक अकेला बंदा नहीं कर सकता जब तक आपके पास मेंटल पीस ना हो। अगर आप लैब में जाएं और लैब में आने के बाद आपका काम चूंकि रिसर्च है, सोचने का है, और घर आके आपके लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएं या मेंटल पीस ना हो या बहुत ज़्यादा डिमांड्स हो, तो बंदा कहेगा यार उसी चीज़ों में उलझ जाता है। बिल्कुल, तो ये एक डेफिनेटली बहुत फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। और इसमें सर थोड़ा-सा जो मैं देख रहा था आपकी प्रोफ़ाइल में, देयर आर सम सर्वे आर्टिकल्स, और जो जिसमें आपने रिसेंटली कुछ काम किया हुआ है, और इमेज प्रोसेसिंग और मेडिकल इमेजिंग के हवाले से। सो व्हाट आई वांट टू नो कि जो आपकी मेजर साइटेशन जहाँ से बूस्ट मिला, वो कौन से एरिया से मिला, और क्या वो सर्वे बेस्ड और रिसर्च ओरिएंटेड, इसमें क्या डिफरेंस क्या होता है, ये ज़रा बता दीजिएगा? जी, देखें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हाइली साइटेड पेपर्स होते हैं, हुँ। वो उसका एक मैकेनिज़्म है जिसके तहत वो जो है कैलकुलेट किए जाते हैं। हाइली साइटेड पेपर की रिक्वायरमेंट ये है कि 10 साल का ग्रेड होगा आपका, यानी 10 साल पे मुहित अरसा होगा, और आपके इस साल 80 लाख रिसर्चर्स अराउंड द ग्लोब जो है उनका डाटा कलेक्ट किया गया, जो कि रिसर्च करते हैं, चाहे वो मेडिसिन के डोमेन में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथमेटिक्स में हो, इन सारे एरियाज के अंदर हो। और फिर उसके बाद
उनकी मल्टीपल पब्लिकेशंस होनी चाहिए, यानी उनका प्रोफाइल इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होना चाहिए। हाँ, ये करने के बाद फिर देखा जाता है कि अगर मिसाल के तौर पे कंप्यूटर साइंस का डोमेन है, तो कंप्यूटर साइंस के डोमेन के अंदर वो टॉप वेन्यूज में वो पेपर पब्लिश हुआ हो। यानी सबसे पहले तो आपका पेपर जो है वो टॉप वेन्यू में पब्लिश हुआ, टॉप जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ। फिर उसके बाद वो उस जर्नल के अंदर भी मोस्ट पॉपुलर या मोस्ट डाउनलोडेबल या हाईली रैंक पे चला जाए। हाँ, जब वो जर्नल के रैंक पे आगे चला जाएगा, फिर उसके बाद पूरे कंप्यूटर साइंस की डोमेन के अंदर जो टॉप के 1% हैं, ठीक है, एयर वाइज, उसके अंदर वो आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ साइटेशन। जब वो आ जाएगा तो इस तरह से आपकी मल्टीपल पेपर्स होने चाहिए। एक थ्रेशोल्ड है, फील्ड वाइज थ्रेशोल्ड होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मेडिसिन है, तो मेडिसिन का थ्रेशोल्ड अलग होगा। मेडिसिन का थ्रेशोल्ड ये होगा कि टॉप 1% में आपका पेपर आना है, तो जो है उसमें उसको एटलीस्ट उस साल पर्टिकुलर ईयर इतनी साइटेशंस मिले तो वो फिर उस रैंक तक जाएगा। और उसके बाद फिर आप उस रेडार के अंदर आते हैं, और फिर इस तरह के आपके पास 12, 13, 20 यानी 25, 30 फील्ड वाइज आपके आर्टिकल्स होने चाहिए। ये तो इसका एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब सवाल ये है कि वो कौन से आर्टिकल्स हैं जिनको हाईली साइटेड किया गया। तो देखें, हाईली साइटेड के लिए आपके पास अगर आप टेक्निकल काम करते हैं इन डेप्थ, तो अगर बहुत ही स्पेसिफिक किसी प्रॉब्लम पे है और उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसको इतनी ज़्यादा साइटेशंस नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि एक बहुत ही नैरो फोकस एरिया में वो होगा। तो या तो आपका टेक्निकल काम एक ऐसा काम हो जो कि नई रिसर्च की हो और बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट वर्क पे हो, तो वो फिर अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको यूज़ करेंगे, उससे नई नई रिसर्च डेवलप होगी। फिर इसी तरीके से अगर आप विजनरी आर्टिकल्स पे काम करते हैं, विजनरी आर्टिकल्स ये होते हैं जिसके अंदर आप नए नए आइडियाज़ देते हैं, रिसर्च की नई राहें खोलते हैं। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो डेफिनेटली कोई भी बंदा जो उस एरिया में काम करेगा वो आपका आर्टिकल पढ़ेगा और कहेगा कि यार इस बंदे ने आइडेंटिफाई किया कि ये एक रिसर्च एरिया है, इस पे इतना ज़्यादा काम हो सकता है, आपने रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है, फिर आप उसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो खुलासा इस सारी बात का ये हो गया कि अगर आपकी रिसर्च बहुत ही ऐसे एरिया पे है जो कि नई नई राहें खोल रही है और स्टेट ऑफ द आर्ट है और बहुत ही अच्छे वेन्यू में पब्लिश हुआ है, तो डेफिनेटली वो साइटेशन अट्रैक्ट करेगा। अब जो दूसरा आपकी बात थी कि भाई आर्टिकल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक प्योर टेक्निकल आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आप किसी बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे होते हैं। कुछ आर्टिकल्स होते हैं रिव्यू आर्टिकल्स। रिव्यू आर्टिकल्स के अंदर आप उस पूरे एरिया का रिव्यू देते हैं और उसकी फिर जर्नल्स की कैटेगरी है। तो रिव्यू आर्टिकल के अंदर अगर आप देखें, जैसे नेचर की हम बात करें, तो नेचर के अंदर नेचर के बहुत सारे जर्नल्स हैं जो कि स्पेसिफिक रिव्यू आर्टिकल्स छापते हैं। नेचर फिजिक्स रिव्यू है, नेचर बायोलॉजिकल रिव्यूज हैं। अब ये टॉप क्लास के जर्नल्स हैं, ठीक है। ये आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, उनके जो टॉप क्लास के जर्नल्स होंगे वो मेजॉरिटी रिव्यू आर्टिकल्स छापते हैं। ठीक है। वो जो रिव्यू आर्टिकल हैं वो इस वास्ते टॉप हाईली साइटेड पे जाते हैं क्योंकि उनको हर बंदा पढ़ता है। कोई बंदा उस रिसर्च एरिया में अपनी रिसर्च स्टार्ट करेगा, वो उसको पढ़ेगा और पढ़ने के बाद डेफिनेटली उसको पता चलेगा उस फील्ड के बारे में, तो उसको साइट करेगा। तो अब ये ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पे एक बंदा रिव्यू आर्टिकल लिखे तो वो हाईली साइटेड रिसर्चर बन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मास्टर्स की डिग्री नहीं मिल सकती अगर आप रिसर्च बेस्ड मास्टर्स करें और टेक्निकल काम ना करें। आपको मास्टर्स की डिग्री नहीं मिलेगी। आप पीएचडी में एनरोल होते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, और आप रिव्यू आर्टिकल के बेसिस पे पीएचडी की डिग्री तो नहीं मिल सकती। आप किसी को पीएचडी तो नहीं करा सकते। मगर अगर आप ओवरऑल प्रोफाइल देखें तो रिसर्चर का एक कंप्लीट प्रोफाइल होता है। उसके अंदर वो बुक्स भी लिखता है। अब बुक्स की भी दो टाइप्स होती हैं, एडिटेड बुक, ऑथर्ड बुक। इसके अलावा वो एडिटोरियल पोजीशंस पे भी होते हैं, वो डिफरेंट अवार्ड्स भी लेते हैं, वो स्टूडेंट्स को सुपरवाइज भी करते हैं, वो लेटर्स भी लिखते हैं, वो रिव्यू आर्टिकल भी लिखते हैं, वो ट्रांजैक्शन आर्टिकल्स भी लिखते हैं, वो टेक्निकल आर्टिकल भी लिखते हैं, कॉन्फ्रेंस भी लिखते हैं, वर्कशॉप पेपर्स भी लिखते हैं। तो ये पूरा प्रोफाइल होता है। ठीक है। और उस प्रोफाइल के अंदर फिर डेफिनेटली जो आपके आर्टिकल्स हैं वो जाते हैं जो कि बहुत हाई क्लास के होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे साथ एक पीएचडी स्टूडेंट थे, उन्होंने पीएचडी की ऑस्ट्रेलिया से, तो मैंने उनके साथ काम किया। तो उनके उनके 3 आर्टिकल्स हैं जो कि हाईली साइटेड आर्टिकल्स हैं और ट्रांजैक्शन में छपे हैं। तो वो प्योर टेक्निकल काम है। वो इस चीज़ पे है कि किस तरीके से जो हम एक किसे कहते हैं, ये जो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन के अंदर जो आप
बाय करते हैं और सेल करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं एनर्जी को, उस पे है वो प्योर टेक्निकल काम है। तो अब वो इतना जो है स्टेट ऑफ द आर्ट टॉपिक है और इतने उसने टेक्निकली तौर पे इम्पैक्ट किया है कि लोग जो डिफरेंट रिसर्चर्स हैं उसको साइट कर रहे हैं और उसको आगे कर रहे हैं। इसी तरीके से और मेरा पीएचडी का काम है वो हाईली साइटेड के अंदर है। इसके अलावा रिव्यू आर्टिकल्स हैं काफ़ी सारे जो कि टॉप रैंक 1 जर्नल्स में छपे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लिए। तो ये एक पूरा एक पैकेज है। सो सर्वे जो है वो बेसिकली रिव्यू हुआ। जी जी जी। ठीक हो गया। और उसमें आपने डिफरेंट डोमेन्स को टारगेट किया और दैट्स व्हाई यू गॉट सम साइटेशंस और वो फिर मल्टीप्लाई होता गया। इसको आप इस तरह से नहीं कहेंगे कि अगर आप मिसाल के तौर पे किसी भी रिसर्चर की जो हाई साइटेड रिसर्चर के हाई साइटेड पेपर निकालेंगे, किसी भी बंदे के निकाल लें, तो वो पेपर होंगे जो हाईली साइटेड हैं। ये समझने की ज़रूरत है। हाईली साइटेड मीन्स जिसको ज़्यादा साइट किया गया हो। जी जी। ठीक है, अगर आप मिसाल के तौर पे एक छोटा सा मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम बनाते हैं टेक्निकली और एक जर्नल में छापते हैं और उसके बाद उससे कोई और फर्दर आगे कोई ग्रोथ नहीं हो रही, कोई अदर कोई उसको साइट नहीं कर रहा, कोई इसकी एक्सटेंशन नहीं इंपॉर्टेंस हो नहीं है, तो उसको साइटेशन नहीं मिलेगी। रही। आप एक अगला पीएसओ का एल्गोरिथम, पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन या जेनेटिक एल्गोरिथम का एक आर्टिकल लिखते हैं और वो हर बंदा उसको यूज करता है, हर बंदा उसको साइट करता है, तो उसको ज्यादा साइटेशन मिलेंगी। इस तरीके से जो रिव्यू आर्टिकल है, अगर रिव्यू आर्टिकल आप लिखते हैं और उसके अंदर नए नए आइडियाज देते हैं और टॉप वेन्यू पे छापते हैं, नंबर 1 टॉप वेन्यू पे, तो वो मुश्किल तरीन काम है वो छापना। जी। ठीक है, मुश्किल तरीन काम है, वरना हर बंदा, यानी मैं आपको बताता हूँ, हर बंदे की ख्वाहिश होती है पीएचडी के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर जब वो लिटरेचर रिव्यू करता है वो एक रिव्यू आर्टिकल छाप ले। वो क्यों नहीं छापते या उनके आर्टिकल्स को क्यों नहीं पजीराई मिलती? क्योंकि वो समझते हैं कि दुनिया का आसान तरीन काम है। हालांकि ऐसा नहीं है। आप नेचर के जो रिव्यूज हैं, नेचर के बकायदा डेडिकेटेड जर्नल्स हैं, इस तरह से कम्युनिकेशन एसीएम के जर्नल्स जी हैं, जी। कम्युनिकेशन सोसाइटी के जर्नल्स हैं, बिल्कुल। एल्सेवियर के जर्नल्स हैं जो डेडिकेटेड रिव्यू आर्टिकल भी छापते हैं। तो उनमें छापना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आपके पास एक विजन होना चाहिए, ब्रॉड विजन, फिर आप वो लिख सकते हैं आर्टिकल। ठीक हो गया। और करंटली जो सर इस वक्त इमेज प्रोसेसिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है एंड डिफरेंट उसमें हो रहा है, और आपने एक उसमें गालिबन प्रोग्राम में भी शेयर किया था, मॉर्निंग शो, आई वाज लुकिंग एट योर क्लिप के, जिसमें आपने एंडोस्कोपी के हवाले से कुछ वो बताया था। सो व्हाट यू फील कि इस वक्त पाकिस्तान में हमारे एआई बेस्ड टेक्निक्स जो हैं, क्या हॉस्पिटल में इंस्टॉलेशन और वो सारा कुछ आपकी नज़र में पाकिस्तान कितना दूर है, और अगर इतना दूर नहीं है तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन में क्या रुकावटें हैं जो हमारे स्टैंडर्डाइज चीज़ों को हम दुनिया को मात करने में पीछे हैं अभी तक? देखिए, पाकिस्तान में तो मुझे मेडिकल हॉस्पिटल्स का आइडिया नहीं है। तो बाहर जिन जगह में इंटरेक्शन हुई है तो वहाँ पे तो बाकायदा वो इक्विपमेंट होता है जो कि जो एंडोस्कोपिस्ट और डिफरेंट मेडिकल लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप जो जो एफआरसीएस वगैरह करते हैं, आप उनसे पूछेंगे तो कहेंगे कि पाकिस्तान में मेडिकल इक्विपमेंट के हिसाब से वो बहुत पीछे हैं। यहाँ पे जब वो एफआरसीएस वगैरह करने आते हैं तो यहाँ पे तो बाकायदा उनको वो मेडिकल इक्विपमेंट की बाकायदा ट्रेनिंग लेते हैं। इवन बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट आलात होते हैं जिन पे वो काम कर रहे होते हैं, और सपोर्टिव पूरे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको वो फॉलो करते हैं। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह सही डायरेक्शन में जा रहा है। अल्लाह पाक ने चाहा कि वहाँ पे अल्लाह पाक और तरक्की दे और हमारे जो निज़ाम है वो आगे बढ़े, फिर चीज़ें इंशाल्लाह बढ़ती जाएंगी। बहुत सारे लोग एफर्ट कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी इन चीज़ों को अडॉप्ट किया जाएगा और ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, सही है। और सर करंटली यू आर कनेक्टेड विद हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान और नॉट? नहीं, वैसे तो आप कनेक्टेड ही होते हैं, मगर जैसे हुकूमत का इदारा है, मगर मेरे पास कोई उनसे कोई वो तो नहीं है, यानी मैं उनका कोई ओहदेदार या कोई एम्प्लॉई तो नहीं हूँ। मगर वैसे तो इन टच आप हर एक से ही रहते हैं जो होता है। व्हाट आई फील आपको आना चाहिए और पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग में काम करना चाहिए। यार, पॉलिसी मेकिंग तो ये तो काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बड़े बड़े लोग मौजूद हैं जो पॉलिसी डिवाइस कर रहे हैं, और अगर अल्लाह पाक ने कभी मौका दिया तो ज़रूर करेंगे, मगर उसके लिए डेफिनेटली वो उस लेवल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो मेरे पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का एक्सपीरियंस तो नहीं है। मैं तो रिसर्च की साइड पे हूँ, तो अगर अल्लाह पाक ने मौका दिया तो फिर थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस लेके बंदा इस पर वर्कआउट कर सकता है। ओके ओके। एंड करंटली इन आयरलैंड यू आर सर असिस्टेंट लेक्चरर, इसका मतलब क्या होता है? असल में दुनिया में डिफरेंट ग्रेड्स हैं ना, यानी मिसाल के तौर पे
कहीं जो है स्कूल चलता है। अब हम पाकिस्तान में स्कूल है, अब अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में देखें या ऑक्सफोर्ड में देखें तो स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस होगा। तो कोई बंदा ये कह सकता है कि यार ये तो स्कूल है, आप स्कूल में पढ़ते हो। आप कहोगे यार स्कूल में रिसर्च करता हूँ, इसलिए वो स्कूल नहीं है जो आप कह रहे हो। इसी तरीके से हर ममालिक की एक डिफरेंट ग्रेडिंग पॉलिसी होती है। आयरलैंड के अंदर असिस्टेंट लेक्चरर, लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, ये 3 ग्रेड्स हैं। ठीक हो इस तरीके अगर आप यूके में चले जाएँ तो वहाँ पे लेक्चरर है, सीनियर लेक्चरर है, रीडर है, प्रोफेसर है। वहाँ पे ये 4 ग्रेडिंग है। पाकिस्तान में असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रोफेसर है। प्रोफेसर है। ये ग्रेड है। मैं यहाँ पे असिस्टेंट लेक्चरर के तौर पे हूँ। इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप 3 साल में इसमें काम करते हैं। जब आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में होते हैं, मैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में हूँ, आप इसमें होंगे और उसके बाद फिर आप लेक्चरर के तौर पे होंगे। तो असिस्टेंट लेक्चरर आप इक्विवेलेंट कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, और फिर लेक्चरर आपका एसोसिएट प्रोफेसर के इक्विवेलेंट, और फिर यहाँ पे सीनियर लेक्चरर होता है जो कि प्रोफेसर के इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से यहाँ का जो निज़ाम है वो चलता है। तो जो इनकी फर्स्ट हायरिंग होती है वो जो है असिस्टेंट लेक्चरर पे होती है। अगर आपने सिस्टम में एंटर होना है, आप पास जितना भी एक्सपीरियंस हो तो आप वहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर आप आगे प्रोग्रेस करते हैं। ठीक हो गया। So after that you have a lot of opportunity that you can do more and more excel. जी, अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं पाकिस्तान में था तो पाकिस्तान में 2015 या 14 के दौरान ही मेरे पास जो फुल प्रोफेसर की जो क्वालिफिकेशंस थी वो पूरी हो गई थी अच्छा टीटीएस की। अच्छा। मगर आप बेहतर जानते हैं पाकिस्तान का हालात, तो क्वालिफिकेशन वाइज तो मुझे कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, क्वालिफिकेशन भी है, टेक्निकल चीज़ें भी हैं, और मैं सिर्फ ओहदे के बेसिस पे या हाई जी जी रिम्यूनरेशन जी। या बेनिफिट्स के बेसिस पे स्विच नहीं करता, हम्म, जब तक कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाएँ, जी जी। मसाइल ना हो जाएँ। तो इस वास्ते मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट हूँ यहाँ पे, और मुझे एक काम करने की अपॉर्चुनिटी चाहिए। जी मैं सुकून के साथ अपना बैठ के काम करूँ, तो मुझे आगे कोई वो नहीं है कि यार मेरे पास बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी तनख्वाह आ जाए या एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओहदे आ जाएँ। बिल्कुल मेरा स्टाइल थोड़ा-सा डिफरेंट है। बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड। लास्ट वीक मेरी सोहेल लखवी साहब के साथ थी डिस्कशन और वो यही आपका ज़िक्र कर रहे थे। सो इनडायरेक्टली बट आई परसीव्ड कि वो यही कह रहे थे कि यू फेस्ड सम चैलेंजेस जिसकी वजह से आप के लिए मुश्किल पेश आई एंड यू लेफ्ट पाकिस्तान फॉर सम टाइम। जी। चैलेंजेस तो हर एक को आते हैं, जी, हर एक के साथ हैं, तो बस अल्लाह आसानी करे। इंशाल्लाह उल अज़ीज़। एंड कब आपका इरादा है सर पाकिस्तान दोबारा चक्कर लगाने का? अभी तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैं चक्कर तो वैसे बंदा लगा लेता है। हाँ, अभी तो जो है कोविड की थोड़ी-सी रिलैक्सेशन हो तो बंदा जी, वैसे ही जी। चक्कर लगा लेता है, मगर परमानेंट जो वेल एस्टेब्लिश है तो उसके लिए मुझे थोड़ा-सा टाइम लगेगा। जी, जी, जी। थोड़ा-सा मैं स्टेबल हो जाऊँ इंशाल्लाह, फिर ज़रूर ओके। कुछ करूँगा। एंड सर फर्स्ट अवार्ड यू गॉट इन 2020 ऐसा ही है? और जी, जी। 2020 में आपका ये सेम एरिया था जिससे आप किया हुए या ये डिफरेंट है 2021 का? तो 2020 में जो था वो कंप्यूटर साइंस में था, ठीक है। ठीक है? स्पेसिफिकली, और उसमें वो 124 या 126 लोग थे। फिर उसके बाद 2021 में ये क्रॉस फील्ड में आ गया। क्रॉस फील्ड में मुराद ये है कि अब कंप्यूटर साइंस प्लस इंजीनियरिंग प्लस जो है कंप्यूटर साइंस के सब टेलीकॉम, हुँ, ठीक है? तो अब उसमें बेसिकली ये लाई कर गया। तो क्रॉस फील्ड यानी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च। तो मेरी कोशिश ये होगी कि यार मैं काम करता रहूँ अपना, क्योंकि आपके इख्तियार में नहीं होता, ये पूरा 10 साल का डाटा ये देखते हैं, और आप काम करते रहें अच्छा, तो फिर ये डेफ़िनेटली आप उसके अंदर कर सकते हैं। मगर ये बहुत ज़्यादा यानी आप ये नहीं सोच सकते कि यार मैं इसको टारगेट करूँगा, मैं इसको हुँ। एक्वायर कर लूँगा। आप काम करते रहें, फिर अल्लाह पाक आपके काम के अगर इम्पैक्ट है, वो नज़र आ जाएगा, और फिर आप वहाँ पे उनके रडार में आ जाएँगे। ओके। ओके, मेरी तरफ से आखिरी सवाल है, इसके बाद हम ऑडियंस से पूछना चाहेंगे, वो कुछ पूछना चाहे आपसे। मेरा ये क्वेश्चन है सर कि जो इस वक़्त जब मैं पानी कैपिटल यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किया बैचलर, और उसके बाद में डिफरेंट कुछ और ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी रहा। सो वहाँ पे जब हायरिंग होती थी तो जब वैकेंसी आती थी उसकी सीवी देखी जाती थी तो वो ये कहते थे कि जी इसका इम्पैक्ट फैक्टर इतना है, इतनी पब्लिकेशंस हैं। बट साथ में वीसी साहब का एक जुमला होता था कि पब्लिकेशंस तो हैं लेकिन इसको पढ़ाना नहीं आता, या उस तरह से वो नहीं है। तो व्हाट यू फील कि इस वक्त जो रुझान चल रहा है पब्लिकेशंस का, क्या ये रियली मैटर करता है, या एक ऐसा एक पेपर हो फॉर एग्जांपल और वो एक इतनी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के हवाले से जो मतलब ज़बरदस्त हो, वो चीज़ अप्रोच बेहतर है, या हम नंबर ऑफ पब्लिकेशंस करते जाएं और जो एक पीएचडी स्टूडेंट है, जैसे मैं पीएचडी कर रहा हूँ या मेरे साथ के
यहाँ पे और भी हजरात हैं, तो ये क्या, इस चीज़ को हम कैसे क्लियर करें? इसमें काफ़ी सारी एस्पेक्ट्स हैं, मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा-सा उसका जामे आपको जवाब दे दूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अ, अगर हम ये कहें कि रिसर्च पेपर्स कुछ नहीं होते, ठीक है? और आप ये बताएँ आपने पेटेंट्स कितने लिखे हैं या आपकी रिसर्च का इम्पैक्ट कितना है? यानी या आपने जो रिसर्च की उससे बताओ कि लाहौर में बिजली का मसला हल हुआ कि नहीं हुआ? आप रिसर्च कर रहे हैं इमेज प्रोसेसिंग में और आपसे कोई बंदा कहे कि बताओ तुमने लाहौर के लोगों की बिजली का मसला क्या हल किया या पॉवर्टी को क्या किया? तो आप खामोश रहेंगे और हँसेंगे कि यार मैं इमेज प्रोसेसिंग पे काम कर रहा हूँ और तुम मुझसे सवाल कर रहे हो कि पॉवर्टी लेवल कैसे एलिवेट हुआ या इम्प्रूव हुआ वगैरह वगैरह। तो समझने की ज़रूरत ये है कि अगर कोई नोबेल प्राइज़ विनर है, ठीक है? आप नोबेल प्राइज़ विनर्स के प्रोफ़ाइल निकाल के देख लें, टॉप रिसर्चर्स के प्रोफ़ाइल निकाल के देख लें, तो जो रिसर्च होती है, वो रिसर्च पेपर्स में ही कम्युनिकेट होती है। ठीक है। अभी जितने 5 नोबेल प्राइज़ विनर्स को जो नोबेल प्राइज़ मिला है, आप उनके जाके पेपर्स तो निकालें, तो पेपर्स की बुनियाद पे ही उनकी जो डिस्कवरीज़ हैं, उनकी जो इन्वेंशंस हैं, वो रिसर्च पेपर्स में ही रिपोर्ट की गई हैं। नेचर के अंदर पब्लिश हुए हैं, साइंस के अंदर पब्लिश हुए हैं। तो ये कह देना मुतलकन कि यार रिसर्च पेपर्स कुछ भी नहीं होते, ये ऐसा है जैसे कि हम सूरज का इनकार कर दें या बहुत एक्सट्रीम बात है, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये एक अप्रोच है, इसको ज़रूरत है कि इस मेंटालिटी को हम इस मेंटालिटी से फाइट करें, इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। फिर दूसरी तरफ ये चीज़ भी है कि पब्लिश और पेरिश या प्रीडेटरी पब्लिशर्स मौजूद होते हैं ठीक है। और आपके पैसे लेके आपके काम पब्लिश कर देंगे, गार्बेज गार्बेज पब्लिश कर देंगे। अब इसका हल क्या है? साइंटिफिक दुनिया में इसका हल मौजूद है। आपके पास साइंस की 21 फ़ील्ड्स हैं और 21 फ़ील्ड्स के अंदर आप जिस शोबे में भी काम कर रहे हैं, आप उसके टॉप के 20 या 10 जर्नल्स निकाल लें और अच्छी कॉन्फ्रेंसेस निकाल लें और आप ये देखें कि यार ये टॉप के 10 जर्नल्स हैं, ठीक है? अगर टेलीकॉम की बात करें या इसके अंदर, तो मैं क्या इनमें पब्लिश कर रहा हूँ? अगर मैं इनमें पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं टॉप क्लास की रिसर्च कर रहा हूँ और इनमें पब्लिश होने का मतलब ये होगा कि मेरी रिसर्च का एक इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो लोग ऐसे नहीं छापते। आप नेचर के अंदर आप छाप के दिखा दें, नेचर के अंदर छापना 10-10 साल लोग प्लान करते हैं, उसका राइट अप करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। आप टेलीकॉम के जो टॉप क्लास के जर्नल्स हैं, ट्रांज़ैक्शंस हैं, उनमें आप छाप के दिखा दें, आप नहीं छापेंगे। हम अगर आप स्टैटिस्टिक्स निकालें तो आपको आपको प्रोफ़ाइल खोल लें और उस फ़ील्ड का बंदा, जिस फ़ील्ड का मिसाल के तौर पे फ़िज़िक्स का बंदा है, फ़िज़िक्स के टॉप 10 जर्नल्स निकालें, बंदे का प्रोफ़ाइल निकालें, चेक करें कि यार कितने पेपर इसके अंदर हैं। अगर हैं, तो आप खुद ही उसको एस्टिमेट कर लें। फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप रिसर्च पेपर खुद पढ़ लें, ठीक है? आप अपनी फ़ील्ड के हैं, तो आप जब पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि यार वाक़ई ये काम है और उससे भी अंदाज़ा हो जाता है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम समझें कि यार रिसर्च की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। रिसर्च की एक टाइप ये होती है, जिसको कहते हैं इंडस्ट्री लेड रिसर्च या जिसका इम्पैक्ट 1 या 2 साल के अंदर आपको नज़र आता है। आप इंडस्ट्री की प्रॉब्लम लेते हैं, सोसाइटी की प्रॉब्लम लेते हैं, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं और आपको आउटपुट नज़र आ रही होती है, आपने ये सॉल्यूशन दे दिया। इससे थोड़ा-सा आगे एक रिसर्च होती है जो 10 से 15 साल, 20 साल में मुहित होती है, जिसमें जो आप रिसर्च कर रहे होते हैं, उसका इम्पैक्ट 10 से 20 साल बाद आपको नज़र आता है, ठीक है? और एक रिसर्च ये होती है जो बिल्कुल थ्योरेटिकल और आइडियाज़ पे मबनी होती है और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस उसके लिए चाहिए होती हैं, जिसका इम्पैक्ट आपको जो है ना 50 साल बाद, 100 साल बाद नज़र आता है। तो अगर इस डेफिनेशन के तहत हम ले लें, तो फिर जर्मनी के आधे रिसर्चर्स जो हैं, जो कि प्योर थ्योरेटिकल साइंस पे काम करते हैं, साइंसेस पे काम करते हैं, या अमेरिका के बाकायदा उनको प्रमोट किया जाता है कि आप थ्योरेटिकल साइंसेस पे फोकस करें और आपका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, आइंदा वाले 100 साल बाद होना चाहिए, 200 साल बाद होना चाहिए। तो वो रिसर्च तो गई, क्योंकि उसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ना उससे बिजली का मसला हल हो रहा है, ना सोसाइटी का मसला हल हो रहा है। ये थोड़ा सा हमें अपने माइंड को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि रिसर्च डोमेन होता क्या है, साइंस होती क्या है, और फिर हम ये यानी एक ही चाबुक से हर एक को आप डील करें तो वो मुनासिब नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है सर। थैंक यू सो मच सर। नाउ ऑडियंस में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है सर से? डॉक्टर मुबशर हमारे साथ हैं, यू कैन आस्क एनीथिंग इफ यू लाइक प्लीज। क्वेश्चन पूछते हुए अनम्यूट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब बहुत नवाजिश है आपकी जो इंस्पिरेशनल
जो डिस्कशन हमने सुनी वहाँ के एक्सपीरियंस के हवाले से और ओवरऑल एक जो आइडियल रिसर्च होना चाहिए उस हवाले से आपकी बाबसीरत गुफ्तगू से खासे आइडियाज़ हमें मिले। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की कोशिश होती है कि किसी फॉरेन कंट्री से अपनी हायर स्टडीज़ को कंप्लीट करें। तो आयरलैंड के डोमेन में काइंडली अगर आप जो पीएचडी करना चाहते हैं या पोस्ट डॉक्टरेट के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई आप अगर पैगाम देना चाहें कि वो अपनी तैयारी कैसे करें और वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? जी, आयरलैंड के अंदर गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप देती है और अभी रिसेंटली 40 स्कॉलरशिप्स, 24 स्कॉलरशिप और हर साल काफ़ी सारी स्कॉलरशिप अनाउंस करती है और इवन पोस्ट डॉक की फंडिंग भी अनाउंस करती है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें, उस स्कॉलरशिप को देख लें कि उस स्कॉलरशिप के अंदर क्या-क्या चीज़ें चाहिए, रिसर्च प्रपोज़ल चाहिए, मोटिवेशन लेटर चाहिए और जो पासपोर्ट और डिफरेंट अटेस्टेशन है, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम आपके पूरे हों। उसके बाद फिर हर स्कॉलरशिप का एक तरीक़ाकार होता है। मिसाल के तौर पे आयरिश रिसर्च काउंसिल की स्कॉलरशिप है पीएचडी की। उसका तरीक़ाकार ये होगा कि आप एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का एक रिसर्च प्रपोज़ल लिखेंगे और इन कंसल्टेशन विद योर प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइज़र। तो सुपरवाइज़र से आप बात करेंगे और फिर आप उसके साथ इन टच रहते हुए अपने प्रपोज़ल को बनाएँगे और फिर उसकी जो अ, जो चेकिंग होती है वो बेसिकली इस तरीके से होती है कि उसमें ये देखा जाता है कि वो रिसर्च से सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और आपकी मोटिवेशन क्या है, आप इस टॉपिक पे काम क्यों करना चाहते हैं, क्यों ये रिसर्च प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप अपना रिसर्च प्रपोज़ल तैयार करेंगे और फिर एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे और डेफ़िनेटली फिर अगर वो इवैल्यूएट होती है, उसका पीयर रिव्यू होगा, यानी एक्सपर्ट रिव्यू करेंगे उसको, एक्सपर्ट पैनल, और अगर वो उनकी रिक्वायरमेंट में पूरी उतरती है, आपकी रिसर्च एक ऐसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही है जो कि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है और जिसका इम्पैक्ट भी है सोसाइटी पे, तो डेफ़िनेटली फिर उसको वो स्कॉलरशिप दे देते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे लोगों को मिली भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप सिर्फ जब स्कॉलरशिप अनाउंस हुई और 2 दिन पहले आपने एप्लीकेशन तैयार करनी शुरू की थी, 2 दिन में रिसर्च प्रपोज़ल बना दिया, तो ऐसा रिसर्च प्रपोज़ल तो फिर एक्सेप्ट नहीं हो सकता ना, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है महीनों। आप एक स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई करें अपने डोमेन के अंदर और एक अच्छा रिसर्च प्रपोज़ल लिखाएँ। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर कोई स्कॉलरशिप नेक्स्ट ईयर अनाउंस होनी है, तो बंदा अभी से ही उसकी तैयारी करे और अपनी एफ़र्ट लगाए। ठीक है, सही है। जज़ाकल्लाह। जी, एनीवन एल्स कैन आस्क क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बड़ी खुशी हुई डॉक्टर साहब, खुदा आपको जो है वो मज़ीद इज़्ज़तें और रहमतें, बरकतें नाज़िल करे। अच्छा, मेरा इस हवाले से मैं असल में अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। कुमैल अब्बास मेरा नाम है, पाकिस्तान से ही मैंने वेटरनरी साइंसेस में ग्रेजुएट हुआ हूँ और अभी फरहान के साथ ही हम एक ही लैब में काम कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ मैंने जो आगे पीएचडी के लिए मैं देख रहा हूँ और कुछ अरसे से पहले भी ज़रा नोट कर रहे थे कि ज़्यादातर हम पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स का जो रुझान है वो यूके की तरफ होता है। बाकी जो है वो उधर चले गए, बाकी यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं मैरी क्यूरी के लिए या ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड। लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यूएसए से पता नहीं क्यों जो है ना वो दूर भागते हैं, क्या उसमें से कोई डर है? अगर हम दूसरे हमारे जो हमसाया मुल्क है इंडिया, वहाँ से देखें तो उनकी जो रेशो है वो होती ही यूएसए है। और रिसेंटली जो अभी हमने देखा है कि ट्विटर का जो सीईओ नया बना है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि हम सिर्फ़ अपने आप को यूके तक महदूद रख के है वो वर्ल्ड लेवल पे जो है कम्पीट करने का माहौल है? ऑल्दो के बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं भी, मेरे अपने क्लास फेलोज़ जो थे बैचलर्स के, वो भी अभी यूएसए में हैं। लेकिन रेशियो के अगर हम देखा जाए तो वो बहुत कम रुझान है हमारा यूएसए की तरफ, बल्कि हम यूके, यूरोप या इधर कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं। तो इसकी आपकी नज़र में क्या वजह हो सकती है? और
डर क्या है और इसका आगे आने वाले वक्त में हमें क्या जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। जिस तरह अभी हमसाया मुल्क हमारा जो है वो टेक्नोलॉजी में थ्रू आउट आ गया है, आईटी हो गया, कंप्यूटर हो गया, या जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें, तो उसमें हम ना ही उस तरह वर्ल्ड लेवल पे compete कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजीज़ में, और आगे आने वाली दुनिया जो है वो सारी अगर हम देखें तो यही टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग पे। तो इस हवाले से ज़रा आपके शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, आपको सुनने में बात आई होगी ब्रेन ड्रेन की। एक तरफ तो हम कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ठीक है, यानी पाकिस्तान से जो स्किल्स हैं, जो अच्छे बंदे हैं वो बाहर ना चले जाएं। और फिर दूसरी तरफ अगर हमें कोई गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, ट्विटर, वहाँ पे कोई बड़ी हमारे साउथ एशिया का कोई बंदा आ जाता है, हमसाया मुल्क का कोई बंदा आ जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि यार ये वहाँ पे चले गए, हम क्यों नहीं हैं। तो ये थोड़ा सा बात में अगर हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें, अपनी बात को और अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लें, तो मेरे ख्याल से मुताबिक अगर कोई बंदा बाहर जा रहा है, पाकिस्तानी है और अपने फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल कर रहा है, तो वो एक तरह से कंट्रीब्यूट ही कर रहा है पाकिस्तान को, और वो पाकिस्तान का नाम ही पैदा करेगा। तो और अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करना ये सबसे मेन चीज़ है, और वो इतनी आराम से हासिल नहीं होती, उसके लिए आपको कई कई सालों की मेहनत और रियादत चाहिए होती है। जहाँ तक यूएस का ताल्लुक है कि यूएस में क्यों ऐसा होता है, तो देखें वहाँ पे जो टेस्ट है GRE का या और दूसरे टेस्ट हैं, वो एक ऑब्स्टेकल होता है, और लोगों को परेशानी होती है कि यार हम उस टेस्ट में कैसे पास करें और उसमें अच्छे नंबर हासिल करें, क्योंकि ये उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो एडमिशन की जो फीस है यूएस की यूनिवर्सिटीज़ की, वो भी होती हैं। यानी अगर आप यूरोप को देखें तो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन फ़ीस है, यानी एप्लीकेशन फ़ीस जो होती है, वो नहीं होती, फ्री होती है, जबकि कंपैरेटिवली यूएस के अंदर होती है। फिर दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल से तो यूएस को बंदा खूब ट्राई करे। मैंने खुद पर्सनली ट्राई किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऑफ़र्स भी आई, और मैंने हर जगह ट्राई किया, ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप के अंदर। जो फाइनली फिर मेरे पास चॉइस थी, अल्हम्दुलिल्लाह चॉइस को लेते हुए मैंने फिर फ्रांस को इख्तियार किया, क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप के अंदर एक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, यानी स्कॉलरशिप के अंदर प्री डिफाइंड होता है कि इन कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं HSC की। तो HSC का दूसरा प्रोग्राम भी है जो ये कहता है कि आप टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ या टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में से किसी में एडमिशन ले लें, हम आपको फंडिंग दे देंगे। तो डेफिनेटली बंदा उसको भी ट्राई करना चाहिए। मेरे ख्याल से जो मेन ऑब्स्टेकल होता है वो वहाँ का जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है यूएस का, वो ऑब्स्टेकल है। और मैं रिकमेंड करता हूँ, जब मुझसे कोई पूछता है कि यार आप हमें रिकमेंड करें, तो मैं कहता हूँ यार आपके सामने पूरी दुनिया है, आप सिर्फ यूरोप पे फोकस ना करें, आप ऑस्ट्रेलिया को भी देखें, आप जो है जापान को भी देखें, साउथ कोरिया को भी देखें, अमेरिका को भी देखें। और जब आपके पास ऑफर्स आ जाएं, तो उसके बाद फिर आप ये देखें कि यार उसमें आपका सुपरवाइज़र कैसा है, उसका प्रोफाइल कैसा है, आपकी यूनिवर्सिटी कैसी है, आपका जो टॉपिक है, क्योंकि आपने उस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, वो कैसा है। तो इन काफ़ी सारे फैक्टर्स को, आपको जो स्कॉलरशिप मिल रही है वो कैसी है, सारी चीज़ों को देखते हुए फिर आप फैसला करें कि मेरे लिए कौन सी अप्रोप्रिएट मुल्क है, कौन सी अप्रोप्रिएट यूनिवर्सिटी है, फिर वहाँ पे जाएं। तो मैं वाकई फील करता हूँ कि लोगों का रुझान आजकल कम हो रहा है यूएस की तरफ, जो कि होना चाहिए। वहाँ पे दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं और वहाँ पे जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। माज़रत, इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे मज़ीद कंटिन्यू करना चाहूँगा। क्या इसकी वजह ये हो सकती है कि यूएसए में आप डॉक्टर प्रोग्राम करने, PhD या पोस्ट डॉक करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फैकल्टी में या एज अ रिसर्चर, क्योंकि आप तो जो है वो एकेडमिक्स और इंडस्ट्रीज़ भी जो है वो इंडस्ट्रीज़ में भी रिसर्चर हायर हो रहे हैं, तो क्या यूएसए में फॉरेनर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम है बनिस्बत यूरोप के? क्योंकि यूरोप में ये है कि अगर आप कुछ अर्सा रुक जाएं, मतलब जिस तरह है कि पासपोर्ट मिल जाता है 5 साल 7 साल बाद, यूएसए में ऐसा कोई सीन नहीं बनता। तो क्या इसकी एक वजह ये हो सकती है कि पाकिस्तानी, जिस तरह के हमारे पिछले कुछ गुज़श्ता हालात हैं, और वैसे भी हम बहैसियत कौम वैसे भी थोड़ा सा जो है ना वो यूके के ज़हनी गुलाम है तो क्या ये रीजन हो सकती है इसके पीछे, या ओवरऑल हमारा वही इन्वायरमेंट ही 1947 के बाद ही ब्रिटिश ही अभी तक हमारे जहन पे है कि जी वही है, यूएसए नहीं?
नहीं, मेरे ख़्याल से तो यूएस में बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। मैं आपको खुद पर्सनल बताऊँ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंट को एप्रिशिएट किया जाता है, और इर्रिस्पेक्टिव कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं या क्या आपका कलर और रिलीजन है, आपको प्रमोट किया जाता है। आपके पास चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। मैं खुद पर्सनली जानता हूँ, इंटेल से लेकर काफ़ी सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के बंदों की मैंने खुद रिकमेंडेशन दी है, जिसके बेसिस पे उनको वहाँ की नेशनैलिटी मिली है यूएस की। अच्छा। आप अंदाज़ा कर सकते हैं ग्रेट। कि और वो डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के हैं, यानी पाकिस्तान के अलावा साउथ एशियन कंट्रीज़ के हैं। उनको नेशनैलिटी मिली है वहाँ पे, और वो मैं उनको दे रहा हूँ रिकमेंडेशन, जिसके बेसिस पे जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उनको वो नेशनैलिटी दे रहा है। तो वहाँ का प्रोसेस, आप देखें जिस मुल्क में जा रहे हैं उसका सिस्टम आपने फॉलो करना है। वहाँ पे अभी H-B1 या H-1B एक वीज़े का टाइप होता है। जी, जी। अगर आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आप वो अप्लाई करें, वो आपको हाथों हाथ ले लेंगे। इसी तरीके से वहाँ पे जो टेन्योर ट्रैक सिस्टम है, वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्री की जो जॉब्स हैं, आप वहाँ पे अप्लाई करें, और आप अगर उस प्रोसेस में कामयाब होते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छा टेन्योर मिल जाएगा, इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल जाएगी। इस तरीके से कनाडा भी है। तो बाकी ये मिसाल के तौर पे कनाडा में ये इशू है कि अगर आप अप्लाई करते हैं बाहर से बैठ के, तो डेफिनेटली उनकी प्रेफरेंस, अब चूंकि वहाँ पे इतनी कंजेस्शन हो चुकी है, उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि यार जिसके पास कैनेडियन जो है डॉक्यूमेंटेशन हो, उसको वो प्रेफर करते हैं। तो थोड़ा सा आपको सिस्टम में एंटर होना पड़ेगा। आप पहले वहाँ पे चले जाएं, ठीक है, और फिर वहाँ पे जाके आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, बल्कि वो टैलेंट को देखते हैं और इंसाफ के बेसिस पे हर एक को डील करते हैं। तो बंदा उनके साथ कम्पीट करे, वहाँ पे ज़रूर जाए। तो यही कहूँगा मैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ और भी एक ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी स्कॉलर मौजूद हैं। प्लीज़ साद, आप कुछ पूछना चाहें। जी, अस्सलाम वालेकुम मुबशर, वालेकुम अस्सलाम। and thank you first of all Ali to organize this event, and secondly मुबशर आपका भी शुक्रिया, बहुत अच्छी टॉक थी, फ्रेंडली टॉक, और I also wish you good luck for future endeavors, and सर सबसे पहले तो ये यूएस की बात कर लेते हैं। to add my comment on, आपने बात की जीआरई की ना, तो मैं भी ट्राई किया यूएस में, और मेरे और फ्रेंड्स ने भी, ये अली भी मेरा फ्रेंड है, हम भी करते रहते हैं। तो सर मैंने जो चीज़ फील की, और मेरे फ्रेंड्स जो मैं एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ और मैंने किया भी है, वो ये है कि एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया या यूके या इंग्लैंड पूरा या यूरोप पूरा देख लें, वहाँ पे पीएचडी आपको लेस देन 4 इयर्स में मिल जाती है। लेकिन इन यूएस यू हैव टू स्पेंड 4 to 6 ईयर एटलीस्ट, और फर्स्ट ईयर तो आपको सिर्फ कोर्स वर्क ही है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो घबराते हैं कोर्स वर्क से, पीएचडी में कोर्स वर्क नहीं करना चाहते वो, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब एक पहले तो आपका जीआरएस था, टोफल था, फिर ऑन टॉप ऑफ दीज टू आपने 1 ईयर कोर्स वर्क भी करना है, फिर ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग इज द रिसर्च वहाँ पे सबसे मुश्किल है। दैट्स वाई वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी आपको पता है कि किस रैंक की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो सर ये आपकी अच्छा पॉइंट था कि जीआरई का है मसला, हम स्टूडेंट्स को, और वो ऑफ कोर्स पैसे नहीं खर्च करना चाहते इन पाकिस्तान कि यार शायद फेल हो गए, क्या है, ज़ाया हो जाएंगे, वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है हमारा स्टूडेंट उधर। तो सर सेकेंडली जो हम रिसर्च की बात कर रहे थे आपकी, वो सर मैं आपसे आपकी एडवाइस भी लेना चाहूँगा, आपकी कमेंट भी हो उस पे। तो जो इम्पैक्टफुल रिसर्च की बात हो रही थी, आपके अलावा तो मेरे ख्याल से हम सारे अर्ली करियर रिसर्चर हैं इधर, तो हाउ कैन वी चूज एन इम्पैक्टफुल रिसर्च लाइक इन आवर ओन फील्ड? फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि हम हमारा जो बॉस है या कोई सुपरवाइजर होगा जो सजेस्ट करता है, बस हमें वही जो हमने घोड़े वाली बात की ना, वो यही है कि लेफ्ट और राइट को बंद करके कहता है यार ये है, या एक और स्लैंग आपको यूज करके बता दूं कि वो कहते हैं कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना यार, तुमने ये करना है। तो सर आप एज अ प्रोफेसर क्या एडवाइस करेंगे अर्ली करियर रिसर्चर को, उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि
मैंने ये चीज़ अपनी खुद इवन फील्ड में फील किया है कि मोस्टली जो सुपरवाइजर्स हैं वो यही चाहते हैं कि यार जो हमारा स्टूडेंट है वो वही करे जो हम चाह रहे हैं। तो आपकी क्या स्टांस है इस पे और आप क्या गाइडलाइन दे सकते हैं इस पे? तो शायद आप पहले आंसर कर लें, शायद फिर क्वेश्चन दोबारा कर लूँगा मैं आपसे। बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपकी बात ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है कि यूएस के अंदर जो है बहुत डिफ़िकल्ट है पीएचडी। अब देखें ना, यूएस भी तो कितना बड़ा है, यानी आप एक किनारे से दूसरे किनारे पे चले जाएँ तो आप को कई घंटे लग जाते हैं जहाज़ में भी। तो यूएस के अंदर भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप नॉर्मल सी यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे पीएचडी लेना आसान हो जाएगा, और अगर आप टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे तो एडमिशन लेना ही मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पे तो एडमिशन ही नहीं मिलता। तो पीएचडी करने की तो दूर की बात है। इस तरीके से अगर आप जर्मनी की बात करें तो जर्मनी मोस्ट डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ जो है पीएचडी एक्वायरिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल कंट्रीब्यूशन और इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन। 5 साल तो आपके कहीं गए नहीं और वो डिग्री नहीं देते। जब तक कि आपने सिर्फ रिसर्च नहीं करनी बल्कि उसकी यानी प्रैक्टिकलिटी को भी, इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स को भी कंसिडर करना है। तो जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई जिन्होंने जर्मनी से पीएचडी की है, वो कहते हैं कि यार पीएचडी करने के लिए जर्मनी नहीं आना, ये मुश्किल तरीन कंट्री है। तो ये थोड़ी सी यानी हम उसको अगर जनरलाइज ना करें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। हम ये देखें कि जहाँ पे भी हम पीएचडी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, इवन पाकिस्तान ही क्यों ना हो, हमने ये देखना है कि हमारी जो रिसर्च है वो टॉप वेन्यूज़ में वो पब्लिश हो। ये सबसे मुश्किल काम है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर ही मैंने पीएचडी स्टूडेंट्स को सुपरवाइज किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे 5-6 साल तो कहीं गए नहीं और सारे ब्यूरोक्रेटिक और सारी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, कोर्स वर्क है, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम है और इश्यूज हैं। अब बंदा इसमें फंस जाता है तो आप रिसर्च कैसे करेंगे? और रिसर्च में जब आप जो पीएचडी सुपरवाइजर होता है उसको पड़ी होती है कि यार मेरी कोई पब्लिकेशंस आ जाए ताकि मेरा प्रमोशन हो जाए, एसोसिएट प्रोफेसर मैं प्रोफेसर बन जाऊं। तो वो उसकी गोल ये होता है अपने स्टूडेंट से यार पब्लिकेशन करो। और स्टूडेंट अगर ये कहे कि यार मैं एक अच्छी रिसर्च करना चाहता हूँ, अच्छी प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहता हूँ, तो वो तो अगर आप बायोमेडिकल इमेजेस की बात करें या फिजिकल साइंसेज या बायोलॉजिकल साइंसेज और अच्छे वेन्यूज में जमा कराएं तो 2 साल 3 साल तो आपका कहीं नहीं गए पेपर के एक्सेप्टेंस होने के अंदर और उसके काम को मैच्योर करने में। तो ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट चीज़ है। तो आपकी बात को मैं से एग्री करता हूँ कि बिल्कुल यूएस के अंदर बहुत हाई यूनिवर्सिटीज़ हैं और वहाँ का स्टैंडर्ड भी बहुत हाई है। डेफिनेटली जब भी तो वो आगे हैं और कंपैरेटिवली जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ पे ऐसा चीज़ नहीं है। मगर इसको हम जनरलाइज ना करें तो बेहतर है, क्योंकि यूके के अंदर भी आपको कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी और ऐसे प्रोफेसर मिल जाएंगे कि जो आपको बना देते हैं रिसर्च वाइज और वहाँ से आप बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, हर मुल्क के अंदर अच्छे और बुरे मौजूद हैं। तो थोड़ा सा हम इसको देख लें। अच्छा, जहाँ तक बात यह है कि अर्ली करियर रिसर्चर्स को क्या करना चाहिए, तो देखें पीएचडी के अंदर तो मसला होता है कि यार सुपरवाइजर राजी हो तो पीएचडी की डिग्री मिले। आप सुपरवाइजर को से झगड़ा कर लेंगे तो फिर पीएचडी की डिग्री आपकी मसले में फंस जाएगी। उसमें बंदा कोशिश ये करे कि जब पीएचडी को ढूंढ रहा हो, स्कॉलरशिप को ढूंढ रहा हो, तो आसपास लोगों से, उनके करंट स्टूडेंट्स से और लोगों से मालूम कर ले कि यार किस नेचर के प्रोफेसर हैं, फीडबैक भी देते हैं कि नहीं देते, पेपर आप लिखते हो वो पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते, ठीक है, या बस कह देते हैं कि बस फंडिंग मिल गई है पेपर लिख के मुझे दिखा देना। किस तरह के हैं और क्या ऐसे तो नहीं है कि बंदे की जानी अजाब में डाल देते हैं और बहुत ज़्यादा लोड देते हैं, टेंशन देते हैं। बाद सुपरवाइजर्स ऐसे होते हैं कि जो पीएचडी स्टूडेंट्स को इस हद तक ले जाते हैं कि वो खुदकुशी करने में मजबूर हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको इंस्टेंसेस मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं चेक कर ले बंदा पीएचडी स्टार्ट करने से पहले। फिर अगर बंदा जब इंटरेक्ट करता है तो फिर उसके बाद सारी चीज़ें खुलती हैं। तो अब अगर ऐसे कोई सुपरवाइजर मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई आपने इस टॉपिक पे काम करना है, तो उसमें इम्पैक्ट लाने के लिए, उसमें अच्छा काम करने के लिए, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप गीगो को फॉलो ना करें। गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी अगर आप लो क्वालिटी के जर्नल्स को पढ़ेंगे, लो क्वालिटी की रिसर्च को पढ़ेंगे, तो आपकी कैपेसिटी डेवलप नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हम अपना देखें ना, जो आर्टिकल्स छपते हैं, मिसाल के तौर पे अगर IEEE ट्रांजैक्शन ऑन इमेज प्रोसेसिंग में छप रहा है, या IEEE की पैटर्न रिकॉग्निशन में छप रहा है, या IEEE की ट्रांजैक्शन ऑन वायरलेस कम्युनिकेशन में छप रहा है, या नेचर में छप रहा है, साइंस में, या फिजिक्स रिव्यू के अंदर छप रहा है, ये जो आर्टिकल्स हैं, अब मेरा जो डोमेन है मैं उसके टॉप 10 या 20 जर्नल्स निकालूँ
और फिर मैं उनका मुताला शुरू करूँ और मैं उनमें जो टॉप के पायनियरिंग रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनकी रिसर्च को पढूँ। जब मैं उनको पढ़ूँगा तो मुझे जो रियल रिसर्च है, जो वो करते हैं, जो साइंटिस्ट दुनिया के बड़े-बड़े सोचते हैं, उसके बारे में इदराक होगा, उसकी मेरी कैपेसिटी डेवलप होगी। मैं टॉप क्वालिटी की जब रिसर्च पढ़ूँगा, मुझे पता चलेगा कि कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी अप्लाई जाती है, रिसर्च को प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कैसे किया जाता है, और कौन सी ऐसी रिसर्च होती है कि जिसके इम्पैक्ट को हम मेजर भी कर सकते हैं, क्वांटिफाई भी कर सकते हैं और इम्पैक्टफुल रिसर्च कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक बंदे को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है जब बंदा टॉप क्वालिटी की वेन्यूज़ को पढ़ता है। फिर उसके बाद डेफिनेटली अगर आप कोई ऐसी प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाह रहे हैं जो कि बहुत ही फंडामेंटल है, तो पीएचडी के दौरान ना करें तो बेहतर है, ठीक है? क्योंकि पीएचडी में आपको पीएचडी की डिग्री हासिल करनी है, आपका गोल ये होना चाहिए आप मॉडरेट किस्म का काम कर लें, पीएचडी की डिग्री आपको मिल जाए। उसके बाद फिर आपका करियर आपका होगा, पूरी ज़िंदगी आपके पास है। आप अपनी लैब इस्टेब्लिश करें, अपना ग्रुप इस्टेब्लिश करें और फिर उसमें आप जिस तरह की रिसर्च करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि नहीं जी, मैं 2 साल तक कोई पेपर पब्लिश नहीं करूँगा, मैं ऐसा पेपर पब्लिश करूँगा जो कि रैंक नंबर 1 या 2 या 3 के जर्नल के अंदर पब्लिश हो। तो डेफिनेटली वहाँ पे छापने के लिए तो आपको उस क्वालिटी का काम भी करना पड़ेगा। तो वो ये स्ट्रेटजी बंदा अडॉप्ट कर सकता है, मगर डेफिनेटली इसकी एक प्राइस होती है जो आपको पे करनी होती है। तो ये डिसाइड करना होता है। आप अगर ये डिसाइड करते हैं कि यार मैं टॉप वेन्यूज़ को टारगेट करूँगा, तो टॉप वेन्यूज़ को टारगेट करने की प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी और उसकी प्राइस जो है वो टाइम में भी है, एफर्ट में भी है, और जो आपकी जो सॉलिड फाउंडेशन है, टेक्निकल फाउंडेशन, वो होनी चाहिए। तो ये मेरी सजेशन होगी कि पीएचडी के दौरान तो आप अपने काम पे फोकस करें, जो भी काम हो रहा है उसमें कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी जगह पब्लिश हो, मगर पीएचडी के बाद फिर आप जो है पब्लिकेशन गेम में की तरफ ना जाएं और कोशिश ये करें कि टॉप के जो 20 जर्नल्स हैं अपनी फील्ड के अंदर वो निकाल लें और कोशिश करें कि वहाँ पे पब्लिश कर लें। अगर वहाँ पे आप ज़्यादा भी पब्लिश करते हैं ना तो कोई मसला नहीं है, मगर वो टॉप के होने चाहिए। आप नेचर में एक नहीं, साल के 10 आर्टिकल छापें। मैं खुद आपको कहूँगा कि भाई आपको एक नहीं 10 नोबेल प्राइज मिल जाएंगे, मगर कोई बंदा छापे तो सही। जी, एनीथिंग एल्स? थैंक यू सर। और सर एक एडिशनल क्वेश्चन ये कि जैसे अभी पब्लिशिंग की बात आई है, तो सर ये इम्पैक्ट फैक्टर और साइटेशन असल में इसने हमारा जीना आराम किया हुआ है। तो एक्चुअली इट्स वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन। द थिंग इज के पाकिस्तानी जो स्टूडेंट है ना, वो इसके अलावा तो कुछ देखता ही नहीं है, उसको नहीं पता कि क्वालिटी ऑफ रिसर्च क्या है। वो कहता है कि इम्पैक्ट फैक्टर एंड साइटेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। नेचर में भी इवन मैंने खुद रिव्यू किए हुए हैं पेपर्स, हमने रिजेक्ट भी किए हैं, लेकिन द थिंग इज के आप देख लें चाइनीज़ कैसे पब्लिश कर रहे हैं, नेचर में कर लेते हैं, नेचर मटेरियल्स, बायोटेक्नोलॉजी समथिंग, बट द थिंग इज कि क्वालिटी उनमें नहीं है और एडिटर बायस्ड हैं। आप एज अ एसोसिएट एडिटर हैं IEEE और इवन अभी नेचर के बन गए हैं, तो मैंने फील किया है कि एडिटर बायस्ड हैं। तो ये आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? देखिए, नेचर पोर्टफोलियो है, नेचर के 50 के करीब जर्नल्स हैं और नेचर में एक नेचर मेन प्योर मैगजीन है जो कि नंबर 1 है। फिर उसके बाद नेचर के फर्दर नेचर कम्युनिकेशन है, नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं और नेचर के रिव्यूज़ हैं, बहुत सारे जर्नल्स हैं। तो ये ऐसे ही है कि मिसाल के तौर पर मैं स्प्रिंगर के 2000 जर्नल्स हैं और मैं किसी स्प्रिंगर के एक जर्नल में छापूँ और कहूँ कि मैंने स्प्रिंगर में छापा है, तो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी मैं इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंगर के तो 2000 जर्नल्स हैं, हर जर्नल की अपनी रेपुटेशन है। तो इसी तरह से नेचर पोर्टफोलियो के अंदर भी 50 के ऊपर जर्नल्स हैं और हर जर्नल की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, उनका अपना एक क्राइटेरिया है। मिसाल के तौर पे IEEE पब्लिशर है, IEEE के 15-20 सोसाइटीज़ हैं, हर सोसाइटी के अंदर 10-12 जर्नल्स और मैगजीन्स और ट्रांजैक्शंस हैं। अब उनमें ओपन एक्सेस जर्नल भी हैं, उनमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल्स भी हैं। तो हम एक ही लाठी से IEEE, नेचर या स्प्रिंगर के तमाम जर्नल्स को या सेवियर के जर्नल्स को नहीं आ सकते। हमें उस फील्ड को देखना पड़ेगा और उसके जर्नल को देखना पड़ेगा। फिर उस जर्नल के अंदर उसकी क्या जो है वर्थ है कम्युनिटी के अंदर, वो देखना पड़ेगा। तो देखें, इम्पैक्ट फैक्टर में इश्यूज़ हैं, डेफिनेटली इश्यूज़ हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। साइटेशंस के अंदर भी इश्यूज़ होते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है, मगर इन जनरल
जो जो दुनिया के बड़े-बड़े माइंड्स हैं, उन्होंने ये पूरा सारा चीज़ दी है, ठीक है? और पूरी दुनिया के अंदर इसको कंसिडर किया जाता है। तो ये यानी इसको हम टोटली डिनाई करते हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर कुछ नहीं होता, या साइटेशंस कुछ नहीं होती। आप इम्पैक्ट फैक्टर खुद तो नहीं दे रहे ना, वो तो एक रेगुलेटरी बॉडी क्लैरिवेट जो है इन अ सेंस वो देती है। इस तरीके से साइटेशंस आप खुद तो नहीं दे रहे, आप तो काम कर रहे हैं। अगर साइटेशन का मतलब ये है कि अगर आपने किसी अच्छे जर्नल में पब्लिश किया, उसका हाई इम्पैक्ट फैक्टर है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको ज़्यादा साइटेशन देगा, क्योंकि उसकी रीडरशिप ज़्यादा है, उसकी क्वालिटी ज़्यादा है, और वहाँ पे छापने का मटेरियल ज़्यादा यानी ज़्यादा जो है उसकी वर्थ है। ये चीज़ तो है। और डेफिनेटली ऐसे केसेस होते हैं कि बहुत अच्छे-अच्छे वेन्यूज़ में भी आपको पेपर मिल जाएँगे। इवन नेचर के अंदर आपको ऐसे पेपर मिल जाएँगे जो कि रिट्रैक्ट हुए हुए हैं, ठीक है? आपको एल्सेवियर के अंदर मिल जाएँगे, स्पिन। तो वो केसेस होते हैं। अगर वो केसेस 5% है, 1% है, 2% है, तो बाकी रेस्ट तो साइंस पूरी दुनिया चल रही है ना। अभी देखें, हम कंप्यूटर पे बात कर रहे हैं और स्ट्रीमिंग सर्विस यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ। तो किसी ने रिसर्च की है, किसी ने अच्छी रिसर्च की है, तो हम यहाँ तक पहुँचे ना, और ये रिसर्च सारी रिसर्च पेपर्स में ही पब्लिश हुई है। तो पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। तो पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है, उसको लेते हुए मैं पूरी दुनिया को उसी नज़र से देखूं, तो वो मुनासिब नहीं है। मेरा ओपिनियन ये है कि जो पूरी दुनिया में चल रहा है, अगर हम उसको फॉलो करें पाकिस्तान, तो हम तरक्की कर सकेंगे। अगर हम अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए ऐसे कानून या ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, और जो कि हमारे एनवायरनमेंट के मुताबिक हों, वहाँ के लोगों के नेचर और वहाँ पे जो मसाइल हैं उसको देखते हुए हम पूरी दुनिया को उस पे लेके आने की कोशिश करेंगे, तो वो मुनासिब नहीं होगा। अब देखें ना, मैं आपको मिसाल देके समझाता हूँ। हायर एजुकेशन कमीशन ने एक शर्त लगाई हुई है कि जी पीएचडी के अंदर एक रिसर्च आर्टिकल होना चाहिए इम्पैक्ट फैक्टर का, ठीक है? अब इम्पैक्ट फैक्टर का एक वहाँ पे क्या होता है, आप किसी ने पब्लिकेशन करनी है, एक बंदा है, तो वो बहुत अच्छी प्रॉब्लम पे काम करता है, 2 साल बाद जाके वो किसी टॉप के जर्नल के अंदर, अच्छे जर्नल के अंदर बहुत अच्छा काम टेक्निकली स्ट्रॉन्ग पब्लिश करता है। 2 साल लगते हैं, 2.5 साल लगते हैं, और इम्पैक्ट फैक्टर भी उसका अच्छा है। इसके मुकाबले एक दूसरा बंदा होता है जो कि अनफेयर मीन्स यूज़ करते हुए, अनएथिकल मीन्स यूज़ करते हुए 1 महीने के अंदर एक पेपर छाप देता है, वो भी इम्पैक्ट फैक्टर वाला है। तो एचईसी तो दोनों को, तमाम जर्नल्स को, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो 0.5 इम्पैक्ट फैक्टर हो, हर जर्नल को एक ही स्केल पे मेजर करती है, दोनों को इक्वल वेटेज देती है। तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी ना। इसी तरह से प्रमोशन के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर, वहाँ पे आपको कहा जाता है कि भाई 10 पेपर हों एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, कोई प्रोफेसर के लिए 15 पेपर हों। अब पेपर की क्वालिटी क्या हो, पेपर में कंट्रीब्यूशन क्या हो, ये चीज़ नहीं देखी जाती। तो ये तो मुनासिब नहीं होगा ना, क्योंकि जब आप उस पेपर को देखें तो सही, उसमें है क्या, उसको पढ़ के तो देखें, और फिर आप वो करें। तो मेरे ख्याल से इसका हल ये होगा कि हम ये देखें कि हम सिंपल से ये करें कि यार आप जो जो टॉप के जर्नल्स हैं आपकी फील्ड के अंदर, आप उसमें कितना पब्लिश कर रहे हैं, ये एक क्राइटेरिया। फिर लाजमी नहीं है कि जो अच्छी रिसर्च हो वो टॉप के जर्नल्स में ही पब्लिश हो। आप जो मॉडरेट जर्नल्स हैं उनके अंदर भी बहुत क्लास की जो है कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदा तो नेचर में या साइंस में या टॉप के जर्नल्स में नहीं छाप सकता ना, और उनकी भी डोमिनेंसी हो जाएगी, वो एक डिफरेंट मैटर हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि बंदा बस अपने काम पे फोकस करे, अच्छा काम करे, और जो उस फील्ड के बड़े हैं उनके साथ इन टच रहे, उनके साथ कोलैबोरेट करे, उनसे फीडबैक ले, और उस बात पे जाए तो वो सही रास्ते पे जा रहा होगा। और बाकी इधर उधर की बातें तो कोई बंदा आपसे राजी नहीं होगा किसी भी कीमत पे। आप नोबेल प्राइज ले लें, नोबेल प्राइज विनर वालों को बंदा क्या क्या कहता है, चैलेंज हो वो आप बहुत शुक्रिया सर, इट वाज वेरी नाइस टॉक। आपका काफ़ी टाइम लिया, आपको दोबारा भी ज़हमत देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आई होप के रह भी गए होंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मिलेंगे। प्राइड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सासन है आप। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे, आप हमारे लिए भी मशले रहा है। आई होप कि आपने भी हमारे इन्विटेशन को एंजॉय किया होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज माय प्लेजर एंड really great to talk with you people. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much, sir. See you. Assalamu alaikum.